गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज की बात की शुरुआत भी हम एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ करेंगे और वो कोट्स रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बोली गई थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर को तो कौन नहीं जानता है, ठीक है। सबसे पहले कोट्स को सुनने की कोट्स आपके लिए क्या कहना चाह रहा है। तो कह रहा है कि सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते। ओके, काफ़ी डीप मीनिंग इसमें है। ये सारी बात तो आप लोग समझते ही होंगे, जो मैं बार बार कहता हूँ कि हाँ भाई, ड्रीम बिग अचीव बिग। तो ड्रीम बिग करिएगा तो सिर्फ उससे नहीं होगा, आपको मतलब कि यदि नदी पार करना है, ये जो एग्ज़ाम का आपका नदी है उसको पार करना है, तो आपको उसमें कूदना पड़ेगा। और फेल होने पास होने का डर मत रखिए। हारते वही है जो जीत जाने का भय रखते हैं। यदि नहीं जीतेंगे तो क्या होगा। हारना है, उसके बाद ही जीतना है, क्योंकि जब तक हारेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं कि जीता कैसे जाता है। ओके, तो जीतने सीखने के लिए हारना भी ज़रूरी होता है, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल सी बात है कि आप नदी में कूदिएगा तो यही होगा, या तो आप पार हो जाइएगा या तो डूबने के चांसेस रहेंगे। लेकिन ये जो नदी है, ये जो आपका जो नदी है, उसमें यदि आप कूद जाते हैं तो डूबने के चांसेस कम है, आपको सीखने के लिए ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स के सेशन को, ठीक है। तो दोस्तों आज है 3 जून और आने वाले कुछ समय में हम लोग आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। ओके, जितने भी महत्वपूर्ण घटना है उसको तो जानेंगे ही, साथ ही साथ उसके साथ एक्स्ट्रा मसाला को देखेंगे। और एक्स्ट्रा मसाले के प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों का रिवीजन होते रहता है। इसलिए आपको खासकर करेंट के कोई मान लीजिए अपॉइंटमेंट की बात रही तो उससे और जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेटेड अपॉइंटमेंट है वो भी आपको रिकवर हो जाता है, ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है दोस्तों। और एज़ यूजुअल जैसा कि मैं बोलता हूँ कि भाई कोई चैनल पर नए हैं तो हेल्प करके एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका भी फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा, दोनों का फ़ायदा ही फ़ायदा, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। ये हमारा वेबसाइट है, इधर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा सभी विषयों की, खासकर जीके जीएस में, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रत्येक दिन 12 बजे करंट अफेयर्स की क्यूज़ दे सकते हैं। ओके, और आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आज का एजेंडा देखते हैं कि आज का एजेंडा में क्या क्या है। तो आपको पता है इंटरनेशनल न्यूज़ तो रहेगा ही, नेशनल न्यूज़ भी रहेगा, अपॉइंटमेंट के बारे में जानेंगे, इम्पोर्टेंट डेज रहेगा। ओके, कुछ मेमोरेंडम के बारे में जानेंगे। केंद्र सरकार बहुत सारी विदेश की सरकारों से, बहुत सारे अन्य देशों की सरकारों से कुछ कुछ समझौता करते रहती है, तो उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। केंद्र सरकार की कुछ नई नई कार्यक्रमों के बारे में जानेंगे, स्कीम्स के बारे में जानेंगे। ओके, तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आपको पता होना चाहिए। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ओके, तो इंटरनेशनल न्यूज़ से शुरू करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि हर वर्ष विश्व साइकिल दिवस आज मनाते हैं, मतलब कि 3 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है कि हाल ही में भारत सरकार के खनन मंत्रालय और अर्जेंटीना देश के उत्पादक विकास मंत्रालय की खनन नीति के सचिवालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ये क्या समझौता है, इससे हमारे देश को क्या क्या फ़ायदा होंगे, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ओके, अगला है कि हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 की घोषणा की गई। 67 भारतीय संस्थानों ने दुनिया भर के शीर्ष 2000 उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची में जगह बनाई है, ठीक है। ये कहीं कहीं पर आपको डाटा 68 भी मिलेगा। और ये न्यूज़ थोड़ा सा पुराना है, ओके, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, छूट गया था इसलिए आ गया है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिनोवैक चीनी कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इस तरह से कुल मिलाकर अब तक 8 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा नेशनल न्यूज़ है। डीआरडीओ ने उत्तराखंड में 500 बेड वाले कोविड देखभाल अस्पताल का उद्घाटन किया है। ओके, इसके बारे में भी जानेंगे। अगला है कि ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया है। ओके, इनके बारे में डिटेल से जानेंगे, क्या होता है हमारा एनएचआरसी मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। एक और मेमोरेंडम, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान देशों के बीच सतत शहरी विकास पर सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दे दी है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए ये सारी हमारी न्यूज़ थी, इन सारी न्यूज़ के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं बिना कोई इधर उधर की बातें किए हुए। तो एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स वेब पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है कि हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 की घोषणा की गई थी।
कितने भारतीय संस्थानों ने दुनिया भर में शीर्ष 2000 उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची में जगह बनाई है? ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 67, कहीं कहीं पर आपको 68 भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग इंग्लिश के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी रिसेंटली द सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021-2022 was announced how many Indian institutions have made it to the list of top 2000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो इसमें 67 या कहीं कहीं आपको 68 भी मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा, दोनों नहीं रहेंगे। ओके, तो CMUR इसको शॉर्ट में बोला जाता है। CMUR का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। ओके, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। ओके, चलिए अब एक्स्ट्रा मसाला की ओर हम लोग मूव करते हैं कि सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के 2000 वैश्विक सूची में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। ओके दोस्तों, CWR रैंकिंग 2021 में यदि हम भारतीय संस्थानों की बात करें, जो 67 या 68 भारतीय संस्थान है, उसमें टॉप पर कौन है? तो उसमें IIM अहमदाबाद टॉप पर है। और ग्लोबल रैंकिंग बात कर ले तो 415 रैंक है। ओके, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 22 सब्जेक्ट में शीर्ष 100 में भारत में कुल कितने भारतीय संस्थान प्राप्त किया है? तो 12। टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट IIT बॉम्बे है 41 रैंक। ओके, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2021 में वर्ल्ड के टॉप 200 विश्वविद्यालय की सूची में किस भारतीय संस्थान को जगह दी गई है? तो ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU, ओके, पंजाब का है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में जारी ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 में टॉप 50 में कितने भारतीय IIM को शामिल किया गया है? तो ये 2 IIM को। ठीक है, एक IIM बंगलोर और एक इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जितने भी हाल फिलहाल के रैंकिंग है, खासकर इंस्टीट्यूशंस के मामले में, वो सब सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उसके पहले एक बार रिवीजन जैसा कि हम लोग कर लेते हैं लास्ट जाते जाते कि प्रश्न क्या था। तो प्रश्न ये था कि सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 में टॉप 2000 कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस में भारत का 67 या 68 संस्थान ने अपनी जगह बनाई है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर मूव किया जाए। अब अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग, उसके पहले आप लोगों को कुछ बातें मैं बताता हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या क्या बातें हैं, पहली बात को सुनिए, ये एक तरह से अनाउंसमेंट टाइप का है। पहला अनाउंसमेंट क्या है कि जो भी लोग 67th BPSC में इंटरेस्टेड है, ओके, 67वीं BPSC में जो भी इंटरेस्टेड है, वो लोग चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और यदि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अब अगला है, उसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, कौन सी बुक्स लेनी है, कौन सी कैसे कैसे चैप्टर्स खरीद करना है। ओके, ये सारी बातों को बताया जाएगा। अगला है कि कल से आपके लिए कंट्री न्यूज़ शुरू किया जाएगा। ठीक है, या फिर मतलब कि सिंपल सा बात यह है कि एक कंट्री के बारे में रोज़ आपको बताया जाएगा ताकि आप लोग का ज्योग्राफी भी ठीक ठाक होता चले। ओके, जब कंट्री हो जाएगी तो फिर हम पर्वत, ऐसे तो कंट्री में ही सारी चीज़ आ जाएगी, पर्वत पहाड़ पठार सब के बारे में कर लिया जाएगा। जब वो हो जाएगा तो मतलब हम बेसिकली रूप से धीरे धीरे ज्योग्राफी को भी कवर करते चलेंगे। उसके बाद जब वो हो जाएगा, कंट्री वाला ख़त्म हो जाएगा पोर्शन, तब हम लोग जितने भी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैं, भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट राज्य हैं, सारे राज्य तो इम्पोर्टेंट ही है, सारे राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे सारी इंपॉर्टेंट बातों को। और वैसे स्टेट्स ऑफ इंडिया की आपको सारी इंपॉर्टेंट बात जानना है तो हमारे वेबसाइट पर भी आप लोग जाइए, सारी राज्यों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, तो ये सारी अनाउंसमेंट थी। अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या है कि हाल ही में भारत सरकार के खनन मंत्रालय और किस देश के उत्पादक विकास मंत्रालय की खनन नीति के सचिवालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? Recently, a memorandum of understandings has been signed between the Ministry of Mines, Government of India, and the Secretariat of Mining Policy of the Ministry of Producer Development of which country? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को पता होगा, अर्जेंटीना है। पता कैसे होगा? क्योंकि कुछ देर पहले ही मैंने सुर्खियों में बताया था। ओके, अब ये क्या है, तो अर्जेंटीना और भारत के बीच जो खनन मंत्रालय है और अर्जेंटीना का जो खनन मंत्रालय है, जिसको उत्पादक विकास मंत्रालय के नाम से जानते हो, हाँ ठीक है, इन दोनों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। अच्छा, आप लोग एक बात तो समझते ही होंगे कि दो लोग समझौता क्यों करते हैं। ठीक है, कोई विकास के काम में समझौता क्यों करते हैं? ताकि दोनों तरफ बढ़िया से वो काम हो सके, विकास रूप से, निर्बाध रूप से वो काम हो सके। यदि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वो हमें हेल्प करेगा नई नई तकनीक के साथ, कि ताकि आसानी से हमारा काम हो सके। तो मेन रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिथियम के खनन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रखा गया है। ओके, और आप लोग बताइएगा कमेंट करके, आपका पहला प्रश्न है आज का, लिथियम, इधर हाल फिलहाल में लिथियम का बहुत बड़े भंडार का पता चला था इंडिया में, किस राज्य में? ओके, तो आप लोग बताइएगा। तो अब चलिए, अर्जेंटीना के बारे में तो आपको पता ही होगा कि अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, ब्यूनस आयर्स, पता है ना। और अर्जेंटीना किस
में है, तो अर्जेंटीना की बात यदि हम लोग कर लेंगे तो किस कंटिनेंट में है, तो ये साउथ अमेरिका कंटिनेंट में है। ओके, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्स्ट्रा मसाला की ओर, देखते हैं क्या है एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न। तो कुछ समझौता ज्ञापन के बारे में ही होगा एक्स्ट्रा मसाला में। तो पहला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो जापान। ओके, हाल ही में कृषि मंत्रालय ने 6 राज्यों में 100 गाँव के लिए पायलट कार्यक्रम चलाने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया था। हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो बांग्लादेश। ओके, ये सब छोटे मोटे काम होते रहते हैं। रूस ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो चाइना के साथ। ओके, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि रूस किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है या फिर ये स्थापित करेगा, तो कौन, रूस और चाइना मिलकर करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। ओके, तो आई थिंक कि आपको ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा कि भारत का खनन मंत्रालय और उधर का उत्पादक विकास मंत्रालय दोनों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है ताकि आसानी से खनन का कार्य हो सके। ठीक है, सिंपल सा इसका यही फंडा है। अब अगले प्रश्न की ओर चला जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा 500 बेड वाले कोविड देखभाल अस्पताल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? रिसेंटली इन विच स्टेट ए 500 बेड कोविड केयर हॉस्पिटल वाज इनॉग्रेटेड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो उत्तराखंड में DRDO के द्वारा 500 बेड वाले कोविड देखभाल अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। DRDO बेसिकली काम क्या करता है, ये रक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी काम करते रहता है। ठीक है, DRDO का फुल फॉर्म आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हिंदी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। इसकी स्थापना यदि बात कर लीजिए आप लोग तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। ओके, और जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था क्योंकि पिछले साल उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था। ठीक है, अब उत्तराखंड की बात कर ले तो उत्तराखंड के बारे में तो आपको पता ही होगा। उत्तराखंड पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में रहा था, डिटेल से यदि आप लोग जाइएगा तो क्यों, थोड़ा सा नेपाल बदमाशी किया था। बदमाशी क्या किया था कि ये अपने मैप में उत्तराखंड का 2 जगह, एक तो काला पानी है, एक जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है और वो बात आपको कमेंट भी नहीं करना है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। वो दोनों जगह पर ये अपनी मतलब दिखा रहा था कि ये दोनों जगह मेरा है और ये सब काम ये चाइना के कहने पर कर रहा था। ठीक है, और बाकी अभी आपको पता ही है कि नेपाल में मध्यावधि चुनाव की घोषणा की गई है क्योंकि नेपाल का बार बार उलट पुलट हो रहा है अभी पूरा एकदम। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल से नहीं जाना है, हम लोग उत्तराखंड पर वापस आते हैं। एक हाल फिलहाल में वात्सल्य योजना चर्चा में रहा है, उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, तो ये सारी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। DRDO का एक और न्यूज़ मुझे याद आ रहा है क्या कि आप लोगों ने कुछ समय पहले पढ़ा होगा कि एक रक्षिता नाम का बाइक एम्बुलेंस बनाई गई थी DRDO के द्वारा। ठीक है, वो किसके लिए बनाई गई थी, वो CRPF के लिए बनाई गई थी। ओके, तो सिंपल सा ये प्रश्न है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ सकता है कि रक्षिता एम्बुलेंस किसने बनाई, तो DRDO, किसके लिए, CRPF के लिए। ओके, अब आइए एक्स्ट्रा मसाला में चलते हैं। कुछ कोरोना वायरस से रिलेटेड चीज़ आपको मिलेगा, कल से अलग प्रश्न है। देखिए क्या है कि कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहाँ सामने आया, तो ये चीन के वुहान में। ओके, अगला है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह क्या मानी जा रही है, तो आप लोग तो याद हुई होगा, आप लोग को पता होगा कि क्या भाई, तो चमगादड़ से हुआ था। तो जानिए, वुहान के हुआनान सी फूड मार्केट में मिलने वाले समुद्री जीवों चमगादड़ और सांप को, ठीक है, ये इसका वजह माना जा रहा था। कितने डिग्री तापमान पर कोरोना वायरस का प्रभाव खत्म हो जाएगा, तो ये 30-35 डिग्री होते हुए ही, हालांकि न्यूज़ ही गलत है। अगला है कि कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है, तो यह RNA वायरस है। मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है, तो ये जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम में संक्रमण करता है। ओके, तो आपको तो पता ही होगा, खासकर स्वास्थ्य बीमारी होती है। और ये जो कोविड का दूसरा सेकेंड हम सबके पास दौर आया था, इसमें स्पाइक जो आई थी सेकेंड वाला वर्जन, तो इसमें सबसे ज़्यादा श्वसन तंत्र में, हमेशा तो ये श्वसन तंत्र को ही नुकसान पहुंचाता रहा है, लेकिन इसमें एकदम साफ पता चल रहा था कि श्वसन तंत्र को नुकसान हुआ है क्योंकि श्वास लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत हो गई थी। तो ये सारा बात तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था कि DRDO 500 बेड वाले कोविड देखभाल अस्पताल का उद्घाटन किया है कहाँ, उत्तराखंड में। अब आइए अगले न्यूज़ की ओर हम लोग चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किस सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को बनाया गया है? रिसेंटली द फॉर्मर जज ऑफ विच सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC।
तो अरुण कुमार मिश्रा जी को NHRC मतलब कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, अब सबसे पहले आप लोग जानिए NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, ठीक है ना। तो NHRC की स्थापना की बात कर ले तो कब हुई थी, तो 12 अक्टूबर 1993 में। कब, यह डेट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12 अक्टूबर 1993 में। यह एक वैधानिक संस्था है, संवैधानिक नहीं, सिर्फ वैधानिक संस्था है। ओके, तो ये कभी कभी आपसे पूछ देता है। और ये जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जितने भी मानव को राइट्स मिले हुए हैं, मतलब खासकर संविधान के जितने भी अधिकार मिले हुए हैं लोगों को, उसमें कोई हनन होता है कहीं पर कुछ, तो उसके लिए ये आयोग बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। ओके, और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, अरुण कुमार मिश्रा जी। अरुण कुमार मिश्रा की यदि आप लोग बात कर लीजिए तो 2014 में ये, कब, 2014 में ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे। उसके पहले इनकी बात यदि किया जाए तो राजस्थान और कौन, हमारे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के चीफ जस्टिस के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ओके, अब आइए एक्स्ट्रा मसाला की ओर चलते हैं। कुछ रिसेंट के अपॉइंटमेंट्स है। कौन है, निम्नलिखित में से किसे 2 साल के लिए CBI निदेशक के रूप में चुना गया है, सुबोध कुमार जायसवाल, नाम स्पष्ट होगा। हाल ही में लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं, तो नरेंद्र बत्रा। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच रमेश पवार। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई है, अजंता नियोग। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस कार्यकारी निदेशक को अपना नियुक्त किया है, तो श्रीनंदन सुंदरम। ओके, और मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है, सुशील चंद्रा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। आपसे एक प्रश्न और पूछ रहा हूँ कि वर्तमान में इस सीज़न के लिए जो मुंबई है, मुंबई की क्रिकेट टीम है, उसके कोच कौन बनाए गए हैं, अभी हाल फिलहाल में नियुक्त हुए हैं, आप लोग उनका नाम कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस कंपनी ने पहली बार एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद लॉन्च किया है। विच कंपनी है लॉन्च द एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कौन, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार एशिया रीजन के लिए, एशिया पैसिफिक रीजन के लिए साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद लॉन्च किया है। अब आपको नाम से पता चल रहा होगा कि एक भाई एक कार्यकारी परिषद है, तो इसमें कुछ सदस्य होंगे और ये क्या काम करेंगे, तो एशिया पैसिफिक रीजन में जितने भी साइबर प्रॉब्लम होगा, ठीक है, उसको डील करने की कोशिश करेंगे। हालांकि पहले भी इससे डील होती थी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता था। अब एक स्पेशल इधर का काउंसिल बना दिया गया है, तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली बस यही अंतर है। ये किसके द्वारा किया गया है, पहली बार किया गया, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ओके, अब माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानिए कि इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1975। फाउंडर्स बिल गेट्स और पॉल एलन। ठीक है, पॉल एलन को उप फाउंडर भी माना जाता है, को फाउंडर भी। ओके, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC US में ही है। CEO कौन है वर्तमान में भारत में, सत्या नडेला जी हैं। ठीक है, एक है कि अभी पायलट कार्यक्रम की बात मैंने की थी ऊपर, फिर से वही न्यूज़ आपके सामने हाजिर है कि हाल ही में कृषि मंत्रालय ने 6 राज्यों में 100 गाँवों के लिए पायलट कार्यक्रम चलाने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ओके, और बिल गेट्स भी आपको धनी आदमी में से एक मिलेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारा था कि माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार एशिया पैसिफिक रीजन के लिए पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी काउंसिल लॉन्च की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब चला जाए। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस चीनी कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, तो सिनोवैक को मंजूरी मिल गया है। अब किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कि आप भाई इमरजेंसी में इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब कुल मिलाकर बात की जाए तो 8 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। अब उसकी लिस्ट से आपको मतलब नहीं है, बस ऐसे ही है, वो ध्यान रखिए मोटा मोटी। ओके, तो और ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में। एक्स्ट्रा मसाला की ओर चलते हैं, देखते क्या क्या है एक्स्ट्रा मसाला में कि कोरोना के बढ़ते कहर से निपटने के लिए किस देश ने 12 से 15 साल के बच्चों के टीकाकरण के लिए कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दे दी है, तो सिंगापुर में 12 से 15 साल के बीच भी सभी बच्चों को टीका लगेगा। ओके, WHO ने कोरोना से लड़ने के लिए किस पहली चीनी वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है, तो सिनोफार्मा को सबसे पहला चीन की तरफ से। ओके, वैक्सीन पासपोर्ट शुरू करने वाला देश कौन है, तो इजराइल है। यूरोप में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला देश कौन बना है, स्लोवेनिया। बाकी अब यूरोप अमेरिका की तरफ तो हो गया है कि जो भी लोग वैक्सीन ले सकते हैं, मतलब वैक्सीन ले चुके हैं, वो लोग फ्रीली घूम सकते हैं बिना मास्क के। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, अमेरिका में ही बातें हो गई है। अब अगला है कि वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को कोविड-19 से संबंधित सहायता देने हेतु किस मिशन की शुरुआत की गई थी, तो मिशन सागर। और इस वर्ष भारत को ही सहायता की ज़रूरत
आ पड़ी। और आपको पता होगा कि मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, शायद 10 मिलियन टन के आसपास या 10 टन के आसपास, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, केन्या ने अभी अनाज भेजा था भारत में। तो लोग कह रहे थे कि भाई ये क्या है, अनाज की ज़रूरत हमें थोड़े है। लेकिन देखिए केन्या अनाज भेज कर ये तो बता रहा है कि हाँ भाई हम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हैं। अब यदि भविष्य में कभी चर्चा की जाएगी हाँ भाई कि कोरोना जैसी महामारी आई थी, तो लोग तो ये नहीं कहेंगे कि हाँ केन्या चुपचाप बैठा हुआ था, उससे जितना हो सका उतना तो कर पाए। आपको एक न्यूज़ नहीं पता होगा केन्या के बारे में, वहाँ एक जनजाति रहती है स्पेशली। खैर छोड़िए, ये न्यूज़ काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके बारे में यदि मैं बताऊँगा तो ये बहुत लंबा चलेगा। चलिए फिर कभी बताऊँगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास पर सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। जापान इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, जापान और भारत की सरकार ने शहरी विकास पर सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है हाल फिलहाल में। ओके, ये सारी न्यूज़ आपको बहुत ही जानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस तरह की न्यूज़ अब देखे जा रहे हैं कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि किसके किसके बीच, खासकर जो ज़्यादा, जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा ऊपर अर्जेंटीना के साथ हुआ, वो सब न्यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह की न्यूज़ पूछे जा रहे हैं, इसलिए बस एक बार देख लीजिए, देखने में क्या हर्ज है। ओके, चलिए अब एक्स्ट्रा मसाला की ओर, एक्स्ट्रा मसाला को देखते हैं कि भारत सरकार और किस देश ने नई दिल्ली में एक आभासी समारोह में महासागरों में प्रविष्ट करने वाले प्लास्टिक कचरों को रोकने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। और ये समझौता आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोला हूँ कि अब ये सारे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। ओके, तो प्लास्टिक कचरे को रोकने के लिए जर्मनी और भारत के बीच समझौता हुआ था, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ये तो आपको पता ही होगा, फ्रांस के साथ। ओके, अगला है कि भारत और किस देश ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर, तो ये भी जापान, ऊपर भी आप लोगों ने पढ़ा था। हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, ये सारे शायद रिपीटेड हैं। ओके, तो चलिए ये सब को छोड़कर फिर से आप लोग जानिए लास्ट, हम लोग रिकैप कर लेते हैं ये क्वेश्चन को कि भारत और जापान की मंत्रिमंडल के बीच शहरी सतत विकास पर सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी गई है, ठीक है। मतलब दोनों मिलकर शहरी विकास करेंगे। शहरी विकास में जैसे भारत में जो शहरी विकास हो रहा है उसे आप लोग जानते हैं, खासकर स्मार्ट सिटी के विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो उसको विकास करने में मदद करेगा। हम लोग जापान से सहयोग लेंगे ताकि हम लोग आसानी से और मतलब बहुत ही अनोखे तरह से शहर को बसा सकें। ओके, तो ये सारी बातें होती है कि कुछ हम सहयोग करेंगे, कुछ आप सहयोग कीजिएगा। ओके, चलिए अब आज का अंतिम प्रश्न आपके लिए है कि हर वर्ष विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड साइकिल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो प्रत्येक वर्ष 3 जून को। कब दोस्तों? प्रत्येक वर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। साइकिल की बात की गई तो साइकिल का खोज किसने किया था? मैकमिलन, आप लोगों को पता ही होगा। और कुछ आविष्कार के बारे में आप लोग जानिए, सिंपल सा कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन। पेन का आविष्कार किसने किया था? तो वाटरमैन, आप लोग जानते होंगे। मोबाइल फ़ोन जो आप लोग चलाते हैं, तो मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी। और मैंने कल भी बताया था कि अभी वैक्सीन काफ़ी चर्चा में है, टीका। तो टीका का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो टीका का खोज सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके की खोज की थी और इसकी भी कहानी काफ़ी रोचक है, शायद आप लोग जानते हो, और यदि नहीं जानते हैं तो गूगल करके जान लीजिएगा। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा कहानी है कि वो एक डॉक्टर टाइप के थे। ओके, डॉक्टर टाइप क्या, डॉक्टर ही थे, उनके क्लिनिक में आया था तो उनके दिमाग में कुछ खुराफाती चला कि भाई अब वो कहानी आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर। क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे क्या है कि टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन को निम्नलिखित में से किस इंडस्ट्री ने 2021-22 के लिए अपना नया अध्यक्ष चुना है? ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे लोगों ने दिया और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? भारतीय उद्योग परिसंघ, द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग उत्तर देते रहिए। फिर से आपके सामने हाजिर है क्वेश्चन ऑफ द डे कि कौन सा संगठन ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज द ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट? तो ये चारों आपके ऑप्शंस है, इससे आप अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए और जल्दी से दीजिए। और ऊपर 1-2 प्रश्न और पूछे गए हैं, उसका भी उत्तर दीजिए। आपका उत्तर का इंतजार रहेगा। प्लीज़ आप लोग देखा कीजिए वीडियो को। आप बहुत कम लोग अभी अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। खैर, जो भी अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। नदी में कूदिएगा तो ज़रूर नदी पार कर लीजिएगा। ठीक है, पहले कूदिए तो सही।
ओके, नदी को देखकर डरना नहीं है। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये बात तो है ही, साथ ही साथ दवाई भी और कड़ाई भी। तो जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ, बाय।